नमस्कार मित्रों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ हिंदी आदि अन्य किसी भी राज्य के हिंदी अध्यापक तथा हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको अवश्य देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। तथा हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मित्रों, आज हम सरस्वती गोविंद पांडे द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास का विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह पुस्तक सभी हिंदी साहित्य ग्रंथों का निचोड़ है। आपका अधिक समय न लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है। दोस्तों, हमने भाग 3 तक सिद्धनाथ रासो साहित्य कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके आगे विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विद्यापति का समय है 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी। विद्यापति का समय है 1350 ईस्वी से। तो चलिए हम विद्यापति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। तो विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरिमिश्र था। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरिमिश्र था। और अगला बिंदु है, विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति कहाँ के निवासी थे? दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। और इनका भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न हैं, जो कि इन्होंने संस्कृत व अवहट्ट, मैथिली आदि भाषाओं में रचना की थी। चलिए हम संस्कृत की रचनाएं देख लेते हैं, जो कि विद्यापति द्वारा रची गई संस्कृत भाषा में। शैव सर्वस्व सार है, शैव सर्वस्व सार। दूसरी है गंगा वाक्यावली। और अब देख लेते हैं अवहट्ट भाषा में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में आती रहती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अवहट्ट भाषा की रचनाएं कीर्तिलता है और दूसरी है कीर्ति पताका, जो कि ये दोनों अवहट्ट भाषा में हैं। अक्सर इन रचनाओं की भाषाओं के बारे में पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो पूछा जाता है जैसे कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, तो उत्तर होगा अवहट्ट भाषा की रचना है। चलिए इनकी मैथिली भाषा की रचना देख लेते हैं। मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पदावली मैथिली भाषा में है। और दूसरी है गोरक्ष विजय, जो कि नाटक है। गोरक्ष विजय जो कि नाटक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इनकी रचनाओं को। संस्कृत भाषा में शैव सर्वस्व सार, और दूसरी है संस्कृत भाषा में गंगा वाक्यावली। और अवहट्ट भाषा की रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ये अवहट्ट भाषा में दोनों रचनाएं हैं। चलिए हम मैथिली भाषा में देख लेते हैं। मैथिली भाषा की रचना पदावली है और गोरक्ष विजय जो कि नाटक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम विद्यापति की विभिन्न रचनाओं की पंक्तियाँ भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रचनाएं इस प्रकार है। मारत राय रणरोल पंडु, मारत राय रणरोल पंडु, मोहिनी हाहा सद्य हुआ। मारत राय रणरोल पंडु, मोहिनी हाहा सद्य हुआ। सुर राय नयर नर अर रमणी, बाम नयन पफुरियो धुआ। अगली है पंक्ति है। कतहु तुरुक बरकर बार जाए ते बिगार धर। कतहु तुरुक बरकर बार जाए ते बिगार धर। अगली पंक्ति है। धर आनय बाभन बरुआ, धर आनय बाभन बरुआ, मथा चढ़ाओ इगाय कचरुआ। अगली पंक्ति है। हिंदू बोले दुरही निकार, हिंदू बोले दुरही निकार, छोटों तुरुका भभकी मार। हिंदू बोले दुरही निकार, छोटों तुरुका भभकी मार। अगली पंक्ति देख लेते हैं। जय सुरसा होसई मम भाषा, जय सुरसा होसई मम भाषा, ज्यों ज्यों
गुंज हिसो करहीं प्रशंसा। अगली पंक्ति, जाति अजात विवाह अधम उत्तम का पारक। जाति अजात विवाह अधम उत्तम का पारक। जाति अजात विवाह अधम उत्तम का पारक। अगली पंक्ति है, पुरुष कहाड़ी हूँ कहूँ जस पंथावै पुण्य। पुरुष कहाड़ी हूँ कहूँ जस पंथावे पुण्य। अगली पंक्ति है, बालचंद विज्जावं भाषा। बालचंद विज्जावं भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। एक बार फिर से देख लेते हैं, बालचंद विज्जावं भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। चलिए अगली पंक्तियाँ देख लेते हैं, पदावली से हैं ये सभी पंक्तियाँ। चलिए पढ़ते हैं, खने खने नयन को कौन अनुसरई। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसत धूल तनु भरई। एक बार फिर से देख लेते हैं, खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसत धूल तनु भरई। अगली पंक्ति देख लेते हैं, सुधा मुख के बिह निर्मल बाला। सुधा मुख के बिह निर्मल बाला, अपरूप अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। अपरूप अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। अगली पंक्ति देख लेते हैं, सरस बसंत समय भला पावल दक्षिण दक्षिण पवन वो धीरे। सरस बसंत समय भला पावल दक्षिण दक्षिण पवन वो धीरे। सपनहुँ रूप बचन एक भाषी, मुख से दूर करऊँ चीरे। एक बार फिर से देख लेते हैं, सपनहुँ रूप बचन एक भाषी, मुख से दूर करऊँ चीरे। अगला फैक्ट देख लेते हैं, हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए इसके बाद हम विद्यापति को पढ़ चुके हैं, आगे अब पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में। इनका समय है, अमीर खुसरो का समय है 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक। इनका समय है 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक। चलिए इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। चलिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्बुल हसन था। इनका मूल नाम था अब्बुल हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्बुल हसन था। चलिए अगला बिंदु देख लेते हैं, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था। तो यहाँ पर उत्तर होगा अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, मतलब इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। चलिए अगला फैक्ट, अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा, मतलब 11 सुल्तानों का उत्थान पतन इन्होंने देखा। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। अगला फैक्ट, इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी थी। तो प्रश्न बन सकता है, अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसने दी थी? तो उत्तर होगा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी थी। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण हैं खालिक बरी, पहेलियाँ, मुकरियाँ और 2 सुकने, गज़ल इत्यादि हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण हैं खालिक बरी,
पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं इनके बारे में। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता मिलती है। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता मिलती है। तो अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार है। चलिए इनके पद्यांश को देख लेते हैं। चा मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी। चा मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी। अगली पंक्ति है जे मन हिंदुई पुरुष, जे मन हिंदुई पुरुष तानाज गोयम। अर्थात इस पंक्ति का अर्थ है इन्होंने अपने बारे में इस पंक्ति में कहा है, जो कि अर्थ इस प्रकार है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये पंक्तियाँ दोस्तों इन्होंने अपने लिए कहा है, जो कि एक बार फिर से इसके अर्थ के बारे में देख लेते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। चलिए पहेलियाँ देख लेते हैं, जो कि बहुत रोचक हैं, देख लेते हैं। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वो थाली फिरे, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। दोस्तों इसका मतलब है आकाश होता है पहेलिया में, इसका तात्पर्य होगा आकाश। चलिए अगली पंक्ति देख लेते हैं। एक नार ने अचरज किया, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया। ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दोस्तों इसका अर्थ है दिया बत्ती, जो कि पंक्ति पढ़ चुके हैं, इसका तात्पर्य है दिया बत्ती। चलिए अगली पंक्ति। एक नार दो को ले बैठी, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी। जिसके बैठे उसे सुहाए, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल जाए, खुसरो उसके बल जाए। दोस्तों इसका तात्पर्य है पैजामा। अगली पंक्ति देख लेते हैं। अरथ ते इसका बुझेगा, अरथ ते इसका बुझेगा, मुँह देखो तो सुझेगा। अरथ ते इसका बुझेगा, मुँह देखो तो सुझेगा। दोस्तों इसका मतलब है दर्पण। अरथ ते इसका बुझेगा, मुँह देखो तो सुझेगा, दर्पण है। इनकी ब्रज भाषा में रचित पंक्तियों को देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। चूक भई कुछ बासों ऐसी, चूक भई कुछ बासों ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। चूक भई कुछ बासों ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। अगली पंक्ति देख लेते हैं। एक नार पिया को भानी, एक नार पिया को भानी, एक नार पिया को भानी, तन बाको सरगा ज्यों पानी। एक नार पिया को भानी, तन बाको सरगा ज्यों पानी। अगली पंक्ति। चाम मास बाँके नहीं नेक, चाम मास बाँके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाँके छेद। चाम मास बाँके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाँके छेद। अगली पंक्ति देख लेते हैं। मोहि अचंभो आवत ऐसे, मोहि अचंभो आवत ऐसे, बामे जीव बसत हैं कैसे। मोहि अचंभो आवत ऐसे, बामे जीव बसत हैं कैसे। चलिए
इनकी और पंक्तियों को देख लेते हैं। उज्जल उज्जल वरण अधीन तन, उज्जल वरण अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान। उज्जल वरण अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान। देखत में तो साधु है, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। तन मेरा मन प्यों को, तन मेरो मन प्यों को दों भय एक रंग। तन मेरो मन प्यों को दों भय एक रंग। अगली पंक्ति है। गोरी सोवैं सेज पर मुख पर डारें केस, गोरी सोवैं सेज पर मुख पर डारें केस। चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। अगली पंक्ति है। मोरा जुबना नवेलना भयो है गुलाल। पंक्ति है। मोरा जुबना नवेलरा भयो है गुलाल। कैसे गर्दीनी कसमोरी माल, कैसे गर्दीनी कसमोरी माल। सूनी सेज डरावन लागे, सूनी सेज डरावन लागे। बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए, बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए। अगली पंक्ति है। जेहाल मिस्की मकुन तगा फुल, दुराए नैना बनाए बतिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। जेहाल मिस्की मकुन तगा फुल, दुराए नैना बनाए बतिया। किताबे हिजरा नदारम एजा, किताबे हिजरा नदारम एजा। न लेहु काहे लगाए छतिया। दोस्तों बहुत ही रोचक पंक्तियां हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद लौकिक साहित्य के बारे में जान लेते हैं। लौकिक साहित्य के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रेम काव्य है। अगला बिंदु देख लेते हैं। ढोला मारूरा दूहा मूलतः दोहा छंद में, दोस्तों किस छंद में? दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया था। ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया था। चलिए अगला फैक्ट। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल है। दोस्तों ये ढोला मारूरा दोहा के मूल कवि हैं कल्लोल, जो कि कल्लोल के बाद 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इस ढोला मारूरा दोहा का विस्तार कर दिया था। बल्कि इसके मूल कवि कौन है? कल्लोल कवि। चलिए अगला फैक्ट। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति हैं, देख लेते हैं पंक्ति के बारे में। सोरंठियों दूहा भलो, सोरंठियों दूहा भलो। भली मरवण री बात, भली मरवण री बात। जोबन छाई क्षण भली, जोबन छाई क्षण भली। तारा छाई रात। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य है। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य है। अगला फैक्ट। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। अगला फैक्ट। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हरसाद राय ने किया। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हरसाद राय ने किया।
इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति हैं जो इस प्रकार हैं। पंक्ति को देख लेते हैं। ईंड़ी पर कोयली कूंजई, ईंड़ी पर कोयली कोयली कूंजई, पूंजई युवती मड़ोर। ईंड़ी पर कोयली कोयली कूंजई, पूंजई युवती मड़ोर। विधुर वियोगिनी धूंजई, विधुर वियोगिनी धूंजई, कूंजई मयण किशोर, कूंजई मयण किशोर। चलिए विविध को देख लेते हैं। फैक्ट है, अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान दिया होगा आपने, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। स्वयंभू को माना जाता है अपभ्रंश का प्रथम कवि। और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने माना था। चलिए आगे देखते हैं। और स्वयंभू का दोस्तों समय था 783 के ईस्वी था स्वयंभू का समय। चलिए देखते हैं। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं, जो कि दोहा बंद, पदधड़िया बंद और गेय पद बंद इत्यादि हैं। चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, देख लेते हैं। दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। अपभ्रंश का चरित काव्य पदधड़िया बंद में लिखा गया। अपभ्रंश का चरित काव्य पदधड़िया बंद में लिखा गया। अगला फैक्ट, चरित काव्यों में पदधड़िया छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है। 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कण्वक कहते हैं। जिसे 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, उसी को कण्वक कहते हैं। चलिए अगला फैक्ट, हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहापा की रचनाओं में मिलता है। दोस्तों इनकी रचना है दोहा कोश और सरहापा का समय है 769 ईस्वी। 769 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। राहुल सांकृत्यायन ने सरहापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो कि ये सरहापा सर्वमान भी हैं। हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सर्वमान्य है। चलिए देखते हैं अगला फैक्ट, हिंदी के प्रथम कवि उनका समय। चलिए अगला फैक्ट, हिंदी के प्रथम कवि उनका समय और उनके प्रस्तोता, मतलब उनको मानने वाले कौन किसके अनुसार प्रथम है। चलिए प्रस्तोता मतलब मानने वाले, प्रथम कवि उनके अनुसार और उनका समय, कवियों का समय। चलिए शिव सिंह सेंगर के अनुसार, जो कि इनकी रचना है शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज। इन्होंने प्रथम कवि के रूप में पुष्य या पुण्य कवि को माना है, जो कि पुष्य या पुण्य का समय है 7वीं शताब्दी माना जाता है। चलिए अगला, राहुल सांकृत्यायन ने सरहापा को प्रथम कवि माना है। किसको? सरहापा को। और सरहापा सिद्धों में प्रथम थे और इनका समय है 769 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन ने सरहापा को प्रथम कवि माना है। सरहापा का समय है 769 ईस्वी। चलिए रामकुमार वर्मा के अनुसार देख लेते हैं। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है और इनका समय है विक्रम की 8वीं शताब्दी, जो कि लगभग 783 ईस्वी के आसपास माना जाता है। चलिए गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार देख लेते हैं। गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को माना है प्रथम कवि और इनका समय है 1184 ईस्वी। गणपत चंद्र ने शालिभद्र सूर्य को प्रथम कवि माना है और शालिभद्र सूर्य का समय है 1184 ईस्वी। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहापा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर भट्टाचार्य सरहापा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। अगला फैक्ट, कवि भूवाल का समय है 10वीं शताब्दी। हिंदी के प्रथम कवि हैं
जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। एक बार फिर से देख लेते हैं। कवि भूवाल 10वीं शताब्दी, कवि भूवाल का समय है 10वीं शताब्दी, हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया है। अगला फैक्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद ने किसको प्रथम कवि माना है? अब्दुल रहमान को। चलिए अगला फैक्ट, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। अगला फैक्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघ्रातों का युग कहा है। दोस्तों ये कथन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब आयोग को परीक्षा में जब आयोग द्वारा कठिन पेपर बनाना होता है तो इन्हीं कथनों को अधिकतर दिया जाता है, जिससे प्रश्न पत्र बहुत ही कठिन हो जाता है। तभी इसीलिए इन कथनों को दिया जाता है जब परीक्षाओं को अधिक कठिन बनाया जाता है। तो देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, हजारी प्रसाद ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। अगला कथन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संकृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। अगला फैक्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। चलिए अगला फैक्ट, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा था। और अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन और शैली और सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही गाइज। यदि हमारे वीडियो की सीरीज को डेली देखना चाहते हैं तो केके एग्जाम फाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, आपकी सेवा में उपस्थित होंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।